नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इतिहास पे, हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत की संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। यहाँ पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, जो महत्वपूर्ण उसका शब्दावलियाँ होती है वो क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो शब्द होते वो नहीं बुझा पाते, जैसे कि वाणिज्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, 18वीं सदी किसको बोलते हैं, 17वीं सदी किसको बोलते हैं। ये सब बहुत सारा स्टूडेंट को नहीं समझ में आ पाता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम चर्चा आज करेंगे कि स्वतंत्रता क्या होता है। तो इस पे बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पाता ये सब शब्द पे, तो हम उस पर क्या करेंगे, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पे आज बात करेंगे। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, ठीक है, इतिहास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ को देखते हैं। 18वीं सदी क्या होता है, पूर्वार्ध क्या होता है, उत्तरार्ध क्या होता है, इतिहास को हमको कैसे पढ़ना चाहिए, स्वतंत्रता में क्या हम लोग का योगदान रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था स्वतंत्रता का, महान मुगल का शासन कब तक चला, भारत में आने वाली प्रथम कंपनियां कौन सी थी। उसका बाद हम लोग चर्चा करेंगे वाणिज्यवाद क्या है, फिर चर्चा करेंगे पूंजीवाद क्या है, फिर चर्चा करेंगे उपनिवेशवाद क्या है, फिर चर्चा करेंगे साम्राज्यवाद क्या है। ठीक है, उसका बाद देखेंगे कि दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था, पहला कौन था। इसका पहला पुर्तगाल जब आए थे तो पहला इसका क्षेत्र, अपना क्षेत्र कहाँ बनाए थे। उसका बाद बोलेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये सब पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पे। ठीक है, चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पे। 18वीं सदी हम उसको कहते हैं, ठीक है, 18वीं सदी हम उसको कहते हैं 1700 से लेकर जो 1800 के बीच जो बीतता है ना, 1700 से लेकर 1800 के बीच, 1700 से लेकर 1800 के बीच जो घटना बीतता है उसको हम बोलते हैं 18वीं सदी। ये नहीं कि 1800 से 19 हम बोलेंगे 18वीं सदी, उसको नहीं बोलेंगे, हमेशा एक पीछे चलेगा। ठीक है, हमेशा एक पीछे चलेगा। 1700 से 1800 में जो घटना घटेगी उसको हम लोग बोलेंगे 18वीं शताब्दी। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे 18वीं शताब्दी। अब हम लोग देखते हैं पूर्वार्ध क्या होता है। 1750, ठीक है, 1750 से अगर पहले जो घटना घटा, ठीक है, 1750 से जो पहले घटना घटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 18वीं सदी का क्या है, पूर्वार्ध है। 1750 से पहले जो बातें बीती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 18वीं सदी का क्या है, पूर्वार्ध है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उत्तरार्ध किसको कहते हैं। तो उत्तरार्ध का होता है कि 1750 के बाद 1751, 1752, 1753, ठीक है, तो जैसे कि 1750 के बाद जो घटना घटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरार्ध। किसकी उत्तरार्ध, 18वीं सदी का उत्तरार्ध, 18वीं सदी का उत्तरार्ध। ठीक है, अब इतिहास क्या है मेरे प्यारे साथियों। इतिहास एक समझने का चीज़ है, ना ही रटने का चीज़ है। ठीक है, इतिहास समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ इतिहास नहीं। आप इसको रटिएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग से ही निकल ही जाएगा। ठीक है, तो इतिहास एक समझने का चीज़ है। स्वतंत्रता संग्राम, अब हम इस पर देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है। स्वतंत्रता संग्राम हम कब से मानेंगे, 1885 से लेकर 1947 तक चलने वाली प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम। जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ पर बोलेंगे कि 1885 से लेकर 1947 तक चलने वाली प्रक्रिया को बोलेंगे स्वतंत्रता संग्राम। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम वो जो था वो क्या था, उसका क्या काम था स्वतंत्रता संग्राम का। यहाँ पे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, देश को आज़ाद कराना। यहाँ पे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देश को आज़ाद कराना। हम लोग पढ़ने जा रहे क्या, आधुनिक भारत है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करें आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं महान मुगल। तो महान मुगल का शासक कब तक चला, तो महान मुगल का जो शासक था मेरे प्यारे साथियों, औरंगजेब तक चला। कहाँ, औरंगजेब तक चला। महान मुगल का शासक औरंगजेब तक चला। ठीक है, भारत में आने वाली प्रथम कंपनियां जो थी पुर्तगाली थी। भारत में जो प्रथम कंपनियां आई थी वो पुर्तगाली थी। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था, अल्मोड़ा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल अल्मोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि प्रथम पुर्तगाली कंपनी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि विद्रोह किसको कहते हैं। जैसे कि आम जनता के द्वारा किया गया विद्रोह उसको हम बोलते हैं जन विद्रोह। जन विद्रोह किसको बोलते हैं, कि आम जनता के द्वारा जो विद्रोह किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं जन विद्रोह। ठीक है,
यहाँ पर क्या हुआ कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्मोड़ा, ठीक है, और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे अल्बुकर्क। ये मेन संस्थापक थे, ठीक है। और जब ये पुर्तगाली कंपनी आई थी तो भारत में, तो अपना मुख्य क्षेत्र कहाँ बनाई थी? गोवा और कोचीन में। तो पहला पुर्तगाली कंपनी कब आई थी? 1498 ईस्वी में, ठीक है, 1498 ईस्वी में। तो बोलता है कि भारत का खोज कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। भारत का खोज नहीं हुआ था मेरे प्यारे साथियों, भारत कहीं गुम हो नहीं गया था, ठीक है, भारत कहीं खो नहीं गया था जो भारत का खोज होगा। भारत का रास्ता आने का खोज हुआ था 1498 ईस्वी। सब बोलता है कि भारत का खोज हुआ था, भारत का खोज नहीं हुआ था, भारत हेरा नहीं गया था, उसको बोलते हैं गुम नहीं हो गया था। वहाँ बोलते हैं क्या? भारत कहीं गुम नहीं हो गया था, भारत आने की रास्ता का खोज हुआ था, ठीक है। भारत आने की रास्ता का खोज कब हुआ था? 1498 ईस्वी, ठीक है। इसका मुख्य क्षेत्र क्या था? जब पुर्तगाली कंपनी आया था तो यहाँ मुख्य क्षेत्र अपना कौन कौन सा बनाया था? एक गोवा था और दूसरा कोचीन था, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है उसके बाद सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस में कौन कौन सी कंपनियाँ आई। चलिए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ बोलता है कि पेड कर दे फीस, यहाँ पर बोलता है पेड कर दे फीस, मतलब पी से पुर्तगाल, ठीक है, ई से इंग्लैंड, पहले कौन सा आया? पुर्तगाल आया, फिर इंग्लैंड आया, डी से डच, उसका बाद क्या है? कर से कोई मतलब नहीं है, कर ये सिर्फ बीच में ऐसे ही। डे से डेनमार्क, ठीक है, फ्रेंच से फी से फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं, पी से हम लोग का क्या मतलब हुआ? पुर्तगाल, ठीक है, पेड कर दे फीस, ठीक है, पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, ठीक है, डे से डेनमार्क, एफ से फ्रेंच, ठीक है। इस तरह का हम लोग का कंपनियां आते गया। पहले कौन सा आया? पुर्तगाल आया, फिर कौन सा आया? इंग्लैंड आया, फिर कौन सा आया? डच आया, फिर कौन सा आया? डेनमार्क आया, फिर कौन सा आया? फ्रेंच आया, ठीक है। इंग्लैंड ने, यहाँ पे क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि इंग्लैंड ने डच को बेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया। इंग्लैंड और डच के बीच एक युद्ध हुआ, उसको हम बोलते हैं बेदरा का युद्ध, हम लोग उसको बोलते हैं बेदरा का युद्ध। उसको पराजित कर दिया 1759 ईस्वी में। इंग्लैंड ने डच को हरा दिया। कब? एक बेदरा का युद्ध में। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसका बाद डेनमार्क यहाँ क्या की? अपने कंपनी बेचकर भारत से चली गई। उसका बाद यहाँ पर बारी आया फ्रेंच का। फ्रेंच को 1760 ईस्वी में हराया। फ्रेंच को 1760 ईस्वी में हराया कौन? इंग्लैंड ने। फ्रेंच को 1760 ईस्वी में हराया इंग्लैंड ने। कौन सा युद्ध में? तो बॉडी बास का युद्ध में। कौन सा युद्ध में? तो बॉडी बास का युद्ध में। समझ लीजिए इसका पे यहाँ पे क्या कर दिया? बॉडी बास कर दिया। समझिए इसका पूरा शरीर धो दिया। यहाँ पर इंग्लैंड ने इसका क्या किया? फ्रेंच का पूरा शरीर धो दिया। अब उसके बाद हम इतना चीज़ समझ चुके हैं, इतना कंटेंट हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 18वीं सदी किसको कहते हैं? 1700 से लेकर 1800 के चलने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं 18वीं सदी। पूर्वार्ध किसको बोलेंगे? तो 1700 से जो पहले 1750 से जो पहले घटना बीत रही है वो हम क्या बोलेंगे कि 18वीं सदी का क्या है? पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध किसको बोलेंगे कि 1750 के बाद जो घटना बीतेगा उसको हम बोलेंगे क्या? 18वीं सदी का उत्तरार्ध है। अब इतिहास को हम लोग का क्या करना है? समझना है, रटना नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम 1885 से लेकर 1947 तक चलने वाली गतिविधियां को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता संग्राम। कांग्रेस की भी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता के संग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश को आजाद कराना। महान मुगल का शासक कब तक चला? तो औरंगजेब तक चला। उसके बाद उसका शासन समाप्त हो गया। भारत में आने वाली प्रथम कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली। भारत में आने वाली प्रथम कंपनी पुर्तगाली थी, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन थे? अल्मोड़ा, ठीक है। ये कंपनी कब आई थी? 1498 ईस्वी में। अब यहाँ पे बोलता है क्या? ये दूसरा पुर्तगाली कंपनी गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल अल्बुकर्क, ठीक है। दूसरा गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ था? तो गोवा। और दूसरा कोचीन। यहाँ पे अपना मुख्य क्षेत्र बनाया था गोवा और कोचीन, ठीक है। समुद्र के किनारे ही था। अब यहाँ पे एक ट्रिक है।
पेड कर दे फीस। क्या बोलता है? पेड कर दे फीस। पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, डे से डेनमार्क, एफ से फ्रेंच। इंग्लैंड ने किसको हराया? डच को हराया। कब हराया? बेदरा का युद्ध में हराया 1759 ईस्वी में। कब? 1759 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंच को किसने हराया? इंग्लैंड ने हराया। कब हराया? कब हराया इसको? तो 1760 ईस्वी में। कौन सा युद्ध में हराया? बॉन्डीबास का युद्ध में। तो यहाँ पर समझिए इसका क्या कर दिया फ्रेंच का? इंग्लैंड ने बॉडी बास कर दिया। समझिए, बॉडी बास कर दिया। तो इस टाइप में हम देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि वाणिज्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग अब इसके बाद चर्चा करेंगे। और हाँ, जन विद्रोह हम उसको बोलेंगे कि आम जनता के द्वारा जो किया गया विद्रोह है उसको जन विद्रोह बोलेंगे। किसानों के द्वारा जो किया गया विद्रोह है उसको हम क्या बोलेंगे? किसान विद्रोह। तो अब हम लोग इसके बाद किस पे चर्चा करेंगे? वाणिज्यवाद पे, कि वाणिज्यवाद शब्द किसको कहते हैं, वाणिज्यवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस को, ये चारों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर नोट करना है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाणिज्यवाद पे। अब हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? वाणिज्यवाद पे, कि वाणिज्यवाद होता क्या। हम लोग सिर्फ एक देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं वाणिज्यवाद, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कभी वाणिज्यवाद होता क्या है, ठीक है। तो वाणिज्यवाद का क्या क्या प्रतिस्पर्धा है, क्या क्या उसके गुण है, क्या क्या अवगुण है, ये सब हम लोग नहीं समझ पाते। सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं क्या? वाणिज्यवाद। लेकिन वाणिज्यवाद क्या होता है ये कभी समझ ही नहीं पाते। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक विस्तार रूप में कि वाणिज्यवाद होता क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद देश की महत्वपूर्ण विशेषता। वाणिज्यवाद देश की महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या होती है? देखिए क्या बोलता है कि विचार एक धारा। वाणिज्यवाद एक क्या है? विचारधारा है। यहाँ पर बोला गया कि वाणिज्यवाद जो है एक क्या है? विचारधारा है, समझे ना। जिसका केंद्र में वाणिज्य बैठा हो, जिसका केंद्र में वाणिज्य बैठा हो, जिसका यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे कि भारत है, तो ठीक है, भारत का केंद्र में क्या है? जैसे मान लीजिए भारत का उदाहरण, तो भारत का केंद्र में अगर वाणिज्य बैठ गया तो उसका क्या क्या प्रक्रिया होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि जिसका केंद्र में वाणिज्य बैठा हो। वाणिज्यवाद जो है वो बोलता है कि संसाधन सीमित है, ठीक है। वाणिज्यवाद क्या बोलता है? कि संसाधन सीमित है। ये बोलता है कि संसाधन सीमित है और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक है। प्रतिस्पर्धा क्या है? अत्यधिक है। तो इसका क्या मतलब है वाणिज्यवाद का? इसका कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। वाणिज्यवाद का सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम लाभ कमा सकते हो, किसी देश में तुम अगर जाते हो तो वहाँ तुम कितना लाभ कमा सकते हो। इसका वाणिज्यवाद का एक ही कारण है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। कोई भी देश में जाओ, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए कोशिश करो। वहां पे क्या है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाओ। इसके लिए तुमको कुछ भी करना पड़े तो पड़े, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है? लाभ कमाना। ये क्या है? वाणिज्यवाद का एक विचारधारा है, समझे ना। जिस स्तर की प्रतिस्पर्धा करना पड़े, यहां पर बोलता है कि वाणिज्यवाद में कि जिस स्तर की प्रतिस्पर्धा करना पड़े कीजिए, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगे। वाणिज्यवाद बोलता है कि जिस स्तर का आपको प्रतिस्पर्धा करना पड़े कीजिए। आप झुकना है तो झुकिए, झुकना पड़े तो झुकिए, अकड़ दिखाना पड़े तो अकड़ दिखाइए, लेकिन कुछ भी करना पड़े हमको क्या है? लाभ कमाना। हमको क्या है? लाभ कमाना। तो यहाँ पर बोलता है कि जिस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना पड़े कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि वाणिज्यवाद देश का क्या खूबियाँ है? यहाँ पर बोलता है अपनी देश के सामानों पर टैक्स फ्री कर देता। अपनी देश के सामानों पर ये क्या करता है? टैक्स नहीं लगाता। वाणिज्यवाद का एक सिद्धांत है कि अपनी देश के सामानों पर ये क्या करता है? टैक्स नहीं लगाता है, ठीक है। अपनी देश के सामानों पर क्या करता है? टैक्स नहीं लगाता है, समझे ना। लेकिन अगर दूसरा देश का कोई सामान हो, अगर दूसरा देश का, इंडिया का सामान अगर इंग्लैंड में जा रहा हो, तो इंग्लैंड में अगर वाणिज्यवाद विचारधारा है, एग्जाम्पल के लिए तौर पर ले रहे, अगर इंग्लैंड में वाणिज्यवाद विचारधारा है तो वहाँ पे क्या करेगा? इंडिया के सामानों पर भारी टैक्स लगा देगा। इंडिया के सामानों पे क्या होगा? भारी टैक्स लगा देगा। अपने सामानों पे क्या कर देगा? टैक्स फ्री कर देगा। वहां पे क्या करेगा? टैक्स फ्री कर देगा। अगर वो किसी देश में भेजता है तो वहां से टैक्स नहीं लिया जाएगा उनके सरकारों के द्वारा यहां भेजने पे, समझे ना। तो यहाँ का क्या है? उनका विचारधारा क्या है कि टैक्स फ्री कर देता। अपने सामानों पे टैक्स फ्री कर देता और दूसरे देश के सामानों पे वो बहुत ज्यादा कर लगा देता, बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता। इसके वजह से क्या होता है कि दूसरी कंपनियां उस देश में ग्रोथ नहीं कर पाती, उसका सामान ही नहीं खरीद पाता। आपको अगर 5 रुपया का सामान है, अब इस पे 10 रुपया टैक्स ही लगा दिया था, 15 रुपया में कोई भी सामान लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। लेकिन उसी देश का सामान अगर 5 रुपया में बना है तो 5 रुपया में आपको मिल रहा है या 6 रुपया में आपको मिल रहा है, तो आप ये सामान को लीजिएगा ना, क्योंकि दोनों का क्वालिटी क्या है? सेम है। दोनों क्या चीज़ है? एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आप नहीं लीजिएगा। तो यही वाणिज्यवाद देश का एक खूबियाँ है। वहाँ पे क्या करता है? अपनी देश के सामानों पर टैक्स हटा देता और दूसरे देश के सामानों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देता है, ठीक है। दूसरे देश के सामानों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देता है, ठीक। इसमें कहता है यदि किसी देश से ज़्यादा, अगर आप किसी देश में जाकर व्यापार कर रहे हैं तो अगर बोल रहा है कि यदि उस देश से
किसी कारणवश ज़्यादा लाभ आ रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी देश में आप जाकर व्यापार करते हैं, यदि उस देश से किसी कारणवश आपको लाभ ज़्यादा आ रहा है तो उस कारण को ही खरीद लीजिए। यहाँ पर बोलता है वाणिज्यवाद कि उस कारण को ही आप खरीद लीजिए। क्या कीजिए कि उस कारण, जो इस कारण से लाभ आ रहा है उस कारण को ही खरीद लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसका एक ही मूल उद्देश्य है, क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। यहाँ पे क्या है, इसका एक ही मूल उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, समझे ना। तो बोलता है कि जिस कारणवश से आपको ज़्यादा लाभ आ रहा है उस कारण को ही आप खरीद लीजिए, समझे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस कारण बस ज्यादा लाभ आ रहा है उस कारण को ही खरीद लीजिए। अगर वो कारण नहीं बेचता है तो उसको चोरी कर लीजिए। क्या बोलता है, उसको चोरी कर लीजिए। अगर कारण, वो जो कारण से उसको ज्यादा लाभ आ रहा है तो उस कारण को ही खरीद लीजिए। अगर वो नहीं बेचता है तो उसको क्या कर लीजिए, चोरी कर लीजिए। ये क्या कर लीजिए, चोरी कर लीजिए। या चोरी चोरी नहीं अनैतिक चोरी कहलाता है, या चोरी चोरी नहीं अनैतिक चोरी कहलाता है। तो वाणिज्यवाद का विचारधारा देख रहे हैं क्या बोल रहा है। वाणिज्यवाद का विचारधारा, आप उस देश का सिस्टम को चुरा लीजिए। ठीक है, उस देश को आप सिस्टम को चुरा लीजिए अगर वो सिस्टम नहीं बेच रहा है तब। और यह चोरी चोरी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनैतिक चोरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनैतिक चोरी। तो वाणिज्य विचारधारा चोरी को भी क्या मानता है, अनैतिक मानता है। क्या मानता है, अनैतिक मानता है। तो आप देख चुके होंगे कि ये देश में क्या क्या प्रतिस्पर्धा है और क्या क्या ये इसका नियम कानून है। ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, वाणिज्यवाद एक क्या है, विचारधारा है जिसका केंद्र में वाणिज्य बैठा हुआ है। जिसका केंद्र में कौन बैठा हुआ है, वाणिज्य बैठा हुआ। यह वाणिज्यवाद कहता है कि संसाधन सीमित है। यह वाणिज्यवाद क्या कहता है कि संसाधन सीमित है। ठीक है, लेकिन प्रतिस्पर्धा क्या है, बहुत ज्यादा है। प्रतिस्पर्धा क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी संसाधन जो है वो क्या है, सीमित है, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत सारे देश लगे हुए हैं, समझे। इस टाइप में यहाँ पे क्या बोलता है कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। उसको वाणिज्यवाद को लगता है कि जितना से जितना संसाधन हम इकट्ठा कर ले, जितना से जितना संसाधन हम इकट्ठा कर ले और उससे जितना से जितना ज़्यादा लाभ कमा सके। यहाँ पर बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। यहाँ पे क्या बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। ठीक है, यहाँ पर बोलता है जिस स्तर पे प्रतिस्पर्धा करना पड़े कीजिए। आपको जिस स्तर पे प्रतिस्पर्धा करना पड़े कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप कीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि अपने देश के सामानों पे टैक्स नहीं लगाता है और दूसरे देश के सामानों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है। ठीक है, यदि किसी देश से ज़्यादा लाभ आ रहा हो, यदि किसी देश से ज़्यादा लाभ आ रहा हो तो देश को किसी कारण बस, तो उस कारण को ही आप क्या कीजिए, खरीद लीजिए। उस कारण को ही खरीद लीजिए। अगर वो कारण नहीं बेचता है तो उसको आप क्या कर लीजिए, चोरी कर लीजिए। उसको क्या कर लीजिए, चोरी कर लीजिए। या चोरी चोरी नहीं एक नैतिक चोरी कहलाएगा। या चोरी चोरी नहीं क्या, एक नैतिक चोरी कहलाएगा। सोच लीजिए, वाणिज्यवाद का ये विचारधारा है। चोरी भी यहाँ क्या होता है, नैतिक चोरी कहलाता है। ठीक है, तो आप वाणिज्यवाद को पूरा समझ चुके हो कि वाणिज्यवाद होता क्या है। इसी ऊपर हम आज चर्चा किए हैं। अब हम चर्चा करेंगे पूंजीवाद पे कि पूंजीवाद क्या होता है। वाणिज्यवाद का ये विचारधारा और पूंजीवाद का क्या विचारधारा है, अब हम लोग चर्चा करेंगे पूंजीवाद पे। अगर ये इसको नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पूंजीवाद। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पूंजीवाद। बोलता है कि पूंजीवाद किसको कहते हैं, जिसके केंद्र में क्या है, पूंजी बैठी हो। जिसके केंद्र में क्या है, पूंजी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवाद। जिसके केंद्र में पूंजी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवाद। इसमें बोलता है, पूंजीवाद में बोलता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में लगने वाली वह संसाधन, वह क्षमता क्या कहलाती है, एक पूंजी कहलाती है। उत्पादन की प्रक्रिया में लगने वाली वह संसाधन या क्षमता, क्या बोलता है यहाँ पे कि उत्पादन की प्रक्रिया में लगने वाली वह संसाधन हो या क्षमता हो, क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। वह क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में लगने वाली वह संसाधन हो या क्षमता हो, या क्या बोलता है, वह संसाधन हो या कोई संसाधन हो या अपने एनर्जी क्षमता हो। ठीक है, वह क्षमता हो, क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर कर अगर वही पूंजी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता अगर वह पूंजी नहीं है तो। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता अगर वह पूंजी नहीं है तो, समझे ना। यहाँ पर बोल रहा है कि उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता अगर वह पूंजी नहीं है तो। या खर्च को कम से कम करने की बात करता है। जो पूंजीवाद है वो क्या कहता है कि खर्च को कम से कम कीजिएगा। यहाँ पे क्या कहता है, खर्च कम से कम कीजिए। यहाँ पे इसका उद्देश्य रहता है बहुत ज़्यादा लाभ कमाने का।
कम खर्च में ज़्यादा लाभ कमाने का, यहाँ पर बोलता है, या खर्च को कम से कम करने की बात करता है। पूंजीवाद जो रहता है खर्च को कम से कम करने की बात करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की बात करता है। या निवेश को हमेशा प्राथमिक मानता है। यहाँ पे क्या है, निवेश को हमेशा क्या करता है, प्राथमिक मानता है। ठीक है, निवेश को क्या करता है, जो आप निवेश कर रहे हैं उसको क्या मानता है, प्राथमिक मानता है। कोई कंपनी में आप बात के मारे निवेश कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे क्या मानता है, प्राथमिक मानता है कि पहला काम मेरा क्या है, निवेश है। पहला काम क्या है, निवेश है। ठीक है, यहाँ बोलता है कि निवेश इसके लिए साध है, संसाधन नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि निवेश इसके लिए साध है, संसाधन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है जो निवेश कर रहा है इसके लिए साध है, वो संसाधन नहीं है, साध है वो। ठीक है, यहाँ बोलता है कि निवेश उसके लिए क्या है, साध है, संसाधन नहीं है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक बार रिकॉल करके कि पूंजीवाद की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि पूंजी क्या है, पूंजी एक साध है। पूंजीवाद में यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि पूंजी क्या है, पूंजी एक साध है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि निवेश निरंतरण होना चाहिए, निवेश निरंतरण होना चाहिए। पूंजी निर्माण यहाँ पे आवश्यक है। पूंजी निर्माण क्या है, आवश्यक है। अगर यहाँ पे 10 रुपया आप लगाएं, अगर यहाँ पे 15 रुपया नहीं आएगा तो ये क्या करेगा, ये नहीं मानेगा कि मेरा पूंजी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं मानेगा मेरा पूंजी है। यहाँ पे इसको बोलता है कम से कम खर्च में, ये बोलता है कि खर्च को कम से कम करने की बात करता है, खर्च को कम से कम करने की बात कर रहा है, कम से कम। यहाँ पर बोल रहा है या खर्च को कम से कम करने की बात करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की बात करता है। ठीक है, कौन, पूंजीवाद। अगर ये 10 रुपया खर्चा किया तो इसको यहाँ पे 20 रुपया लाभ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पूंजी साध है और यहाँ पे क्या कहता है कि इसमें निवेश निरंतरण होना चाहिए, इसमें हमेशा हम निवेश में निरंतरण करना चाहते हैं और पूंजी निर्माण आवश्यक है और पूंजी में हमको बनना चाहिए। ठीक है, पूंजी हमको क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूंजीवाद यहाँ पे हम लोग का खत्म हुआ। अब थोड़ा सा हम देख लेंगे कि वाणिज्यवाद और व्यापार में क्या अंतर है। ठीक है, वाणिज्यवाद और व्यापार में क्या अंतर है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं व्यापार में, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं व्यापार और वाणिज्यवाद, व्यापार और वाणिज्य में कि अंतर क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य में अंतर क्या होता है। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट इसके लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि व्यापार और वाणिज्यवाद क्या होता है। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य क्या होता है। व्यापार में हमेशा वास्तविक लाभ की बात नहीं की जाती है। व्यापार में जो है वास्तविक लाभ की बात नहीं की जाती है। यहाँ पर बोलता है कि व्यापार जो है वहाँ पे वास्तविक लाभ की कभी बात ही नहीं की जाती है। ठीक है, वास्तविक लाभ की कभी बात नहीं की जाती, वहाँ पे एक सिर्फ लाभ की बात की जाती है। वहाँ पे क्या की जाती है, लाभ की बात की जाती है। अगर वो 1 रुपया व्यापार में अगर लगाया तो अगर यहाँ पे 1 रुपया 25 पैसा भी कमा लिया ना तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका लाभ हुआ। ठीक है, वहाँ पे इसका क्या हुआ, लाभ हुआ। यहाँ पर क्या बोलता है कि व्यापार में कभी वास्तविक लाभ की बातें नहीं की जाती है, वास्तविक लाभ की बात नहीं की जाती है, समझे ना। तो व्यापार में है जो कभी वास्तविक लाभ की बात नहीं की जाती है और वाणिज्य में हमेशा वास्तविक लाभ की बात की जाती है। हमेशा क्या है, वास्तविक लाभ की बात की जाती है कि हम कितना लगाएं कितना कमाएं, हम कितना लगाएं कितना कमाएं। एक बोलता है एक निश्चित लेखा पर, ये बोलता है एक निश्चित लेखा पर कि कितना पैसा लगाएं और कितना कमाएं। यहाँ पे वाणिज्य में क्या बोल रहा है कि हमेशा एक वास्तविक लाभ की बात की जाती है। यहाँ पे क्या है, वास्तविक लाभ की बात की जाती है वाणिज्य में। और यहाँ व्यापार में कभी भी वास्तविक लाभ की उसमें बात नहीं की जाती है। उसमें बोलता है अगर 1 रुपया उसमें लगाया ना व्यापार में तो 1 रुपया 25 पैसा भी कमाएगा ना तो वो सही है व्यापार में। लेकिन वाणिज्यवाद, जिस देश में वाणिज्यवाद विचारधारा है, जिस देश में वाणिज्य है, उस देश में अगर बोलता है कि हम 1 रुपया लगाएं ना तो हमको हमेशा उसका वास्तविक लाभ चाहिए। वहाँ पे हमेशा वास्तविक लाभ की बात की जाती है। एक निश्चित लेखा पे, एक निश्चित जो है क्या है, डायरी पे उसके क्या की जाती है, एक निश्चित लेखा पे बात की जाती है कि कितना पैसा लगाएं और कितना कमाएं, हम कितना पैसा लगाएं कितना कमाएं। तो यहीं पे हमारा वीडियो दोस्तों समाप्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे उपनिवेशवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है। हम लोग आज देख लिए कि वाणिज्यवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है और वाणिज्य और व्यापार में अंतर क्या है। ठीक है, वाणिज्य और व्यापार में अंतर क्या, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे उपनिवेशवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है। ठीक है, तो यहीं पे अब चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।